हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जी इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Lightning discharge between cloud during a thunderstorm is 25 coulomb. Find the time of the discharge if the average lightning current is 2.5 किलो एम्पियर। मतलब जब लाइटनिंग डिस्चार्ज हो रहा है उस टाइम चार्ज दिया हुआ है 25 कूलम और करंट दी हुई है 2.5 किलो एम्पियर। हमें निकालना है टी। तो I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन टी। तो T इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन I। यहाँ पे हमें Q की वैल्यू दी है 25 और I की वैल्यू दी है 2.5 किलो एम्पियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ तो इससे ये कट जाएगा 10 और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ तो ये आ जाएगा 10 मिली सेकेंड। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए एक स्टीम पावर प्लांट है, उसके लिए कुछ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। मैक्सिमम डिमांड दी हुई है 2.5 मेगावाट, लोड फैक्टर है 0.4, कोल कंजप्शन है 0.88 किलोग्राम पर किलोवाट आवर और बॉयलर एफिशिएंसी है 85%, टरबाइन एफिशिएंसी है 90% और प्राइस ऑफ कोल है ₹55 पर टन और हमें निकालनी है थर्मल एफिशिएंसी। तो देखिए यहाँ पे ये इतना सारा डेटा हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है केवल, क्योंकि जो थर्मल एफिशिएंसी होती है, थर्मल एफिशिएंसी वो होती है बॉयलर एफिशिएंसी इनटू टरबाइन एफिशिएंसी। तो ये हो जाएगा 0.85 इंटू 0.9। यहाँ पे ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.765 और परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा 76.5%। तो यहाँ पे ये इतना कुछ डेटा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ये केवल एक लाइन में होने वाला क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The coil having self-inductance of L1 and L2 respectively are magnetically coupled. The maximum possible value of mutual inductance between the coils। देखिए दो कॉइल हैं जिनका रिस्पेक्टिवली सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 है और अगर ये मैग्नेटिकली कपल्ड है तो मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें बताना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है के कपलिंग कोफिशिएंट √L1 इंटू L2। ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब ये है के कपलिंग कोफिशिएंट। अभी देखिए इस वाली इक्वेशन में L1 L2 तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इनकी वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते और इस के को घटा बढ़ा जरूर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो के होता है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होती है 1। तो इस कंडीशन में m इक्वल्स टू हो जाएगा √L1 इंटू L2। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए एक डीसी जनरेटर है जो जिसे सप्लाई मिल रही है 4 किलोवाट और इसका टर्मिनल वोल्टेज है 200 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इफ मशीन इज ऑपरेटेड एज मोटर
the same terminal voltage and same armature current. Find the ratio of generator speed to the motor speed. मतलब देखो जो ये वैल्यू दिया हुआ है ये जनरेटर और मोटर दोनों के लिए कांस्टेंट है, बस हमें अब इसके बेस पे हमें निकालनी है जनरेटर की स्पीड और मोटर की स्पीड का रेशियो। सबसे पहले एक वो फॉर्मूला देखते हैं, ये देखिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं इक्वल्स टू NP5/60 Z/A। अब देखिए ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब ये जनरेटर के केस में EG होगा और मोटर के केस में EB मतलब बैक ईएमएफ। अब डिस्कस करते हैं पहले जनरेटर का केस। देखिए जनरेटर के केस में यहाँ पे है 200, दोनों के लिए सेम, और 4 किलोवाट पावर है। अब देखिए जनरेटर के केस में हम बाहर देते हैं, मतलब यहाँ पे जो जनरेट होगा, जो ये आर्मेचर पे जनरेट होगा, ये यहाँ से बाहर जाएगी एनर्जी। मतलब जब हमें पावर मिल रही है 4 किलोवाट और वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे 200 वोल्ट, तो हमें यहाँ पे करंट निकालनी है ये वाली। तो ये हो जाएगी I इक्वल्स टू 4000/200, तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 एम्पियर। तो यहाँ पे मुझे मिली 20 एम्पियर करंट, और ऊपर ये आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ था 0.5, और जो यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ होगा वो होगा EG। तो अब मैं EG डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ। EG इक्वल्स टू यहाँ पे वोल्टेज और प्लस वो वोल्टेज जो यहाँ पे ड्रॉप हो गई, वो मुझे यहाँ पे जनरेट हुई होगी, तो ये हो गया V प्लस IA/RA, और ये हो गया 200 प्लस 0.5 इंटू 20, तो ये कैलकुलेट करके आ गया 210। अब देखिए सेम कंडीशन अगर मैं मोटर पे अप्लाई करती हूँ, तो 0.5 EB और 4 किलोवाट। मोटर के केस में सप्लाई इंटरनल फ्लो होती है, अंदर के लिए जाती है, और जो यहाँ पे जो EB जनरेट होगा वो V माइनस जो यहाँ पे ड्रॉप होगा वो होगा। तो करंट की वैल्यू तो सेम हो गई, यहाँ पे 20 एम्पियर हमने अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे ये अंदर के लिए हो जाएगी 20 एम्पियर। तो यहाँ पे EB आएगा, वो आएगा V माइनस IA/RA, क्योंकि ये हम सप्लाई दे रहे हैं, इसमें से कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है, फिर जो EB पे मिलेगी इसमें से घटा के मिलेगी। तो 200 माइनस 0.5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 190। ये भी वोल्टेज में है, ये भी वोल्टेज में है। अब देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो और मुझे निकालना था जनरेटर की स्पीड अपॉन मोटर की स्पीड का रेशियो। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जनरेटेड ईएमएफ का रेशियो अपॉन बैक ईएमएफ का रेशियो। तो ये हो गया 210/190, तो ये यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा 1.105। आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर। तो सिंगल फेज हिस्टैरिसीस जो मोटर होती है, ये होती है एक सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, इसमें वाइंडिंग और टीथ यूज नहीं होता है, वाइंडिंग और टीथ नहीं होते हैं, और जो इसका रोटर होता है सिलिंड्रिकल टाइप होता है, सिलिंड्रिकल रोटर, और ये होता है हाई मैग्नेटिक मटेरियल का।
और इसमें जो फिनोमिना होता है स्टार्टिंग करने का इसको, तो ये होता है हिस्टैरिसीस लॉस से। अब यहाँ पे बताना है हमें कि कौन सा गलत है। द फिनोमिना ऑफ हिस्टैरिसीस कॉज द रोटर मैग्नेटाइजेशन टू लैग बिहाइंड द स्टेटर क्रिएटेड एमएमएफ वेव। तो ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि हिस्टैरिसीस में होता है कि इंटें जो डेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी को लैग करने लग जाती है। द रोटर इज अ स्मॉल The rotor is a smooth cylindrical of hard steel and do not carry any winding. ये भी सही हो गया। The hysteresis motor has low noise figure compared to the single phase induction motor. ये भी सही है। Winding teeth नहीं होगा तो noise नहीं होगा। The stator is wound with only one winding without capacitor. तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें वाइंडिंग और टीथ तो होते ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। A DC generator delivers a 30 ampere current to a load at 120 volt by consuming 4500 joule per second of mechanical energy. Determine the efficiency of generator. देखिए यहाँ पे मैकेनिकल आउटपुट है जो PM, ये है 45 जूल पर सेकेंड, और इसको ही मैं 45 वॉट लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे मुझे करंट और वोल्टेज दिया है, सॉरी ये इनपुट है यहाँ पे। अब मैं आउटपुट देखूंगी इसकी, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 30, ये हो जाएगा 3600 वॉट। और जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये हो जाएगा 3600 बटे 4500। सॉल्व करके आ जाएगा 0.8 और परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा 80%। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। Usually, the expenditure of supervision charge is estimated to be how much percent of total cost। देखिए जो सुपरविजन चार्ज होता है ये किसी भी इरेक्शन वर्क या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क, किसी भी इरेक्शन या कंस्ट्रक्शन वर्क में जो लाइसेंस होल्डर होता है उसके द्वारा जो सुपरवाइज किया जाता है उसका चार्ज होता है ये। तो ये टोटल कॉस्ट का लगभग 1% से 1.5% होता है। Choose the incorrect statement with respect to DC transmission system। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। The potential stress on the insulation is less in case of DC system than that in case of AC system for same working voltage। तो देखिए यहाँ पे ये तो सही हो जाता है, यहाँ पे इंसुलेशन पे स्ट्रेस कम होता है। Electric power can be generated at high voltage for DC ट्रांसमिशन सिस्टम। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि हम DC को बहुत हाई वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम। फिर इसे ट्रांसमिट करने के लिए इसे स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। अब चलते हैं ऑप्शन सी पे। देयर इज नो स्किन इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन इन द ट्रांसमिशन लाइन इन अ DC ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ पे डबल बार हो गया। तो देखिए स्किन इफेक्ट होता है AC में, DC में नहीं होता है, तो ये भी DC के लिए सही हो जाता है। इट हैज लेस कोरोना लॉस एंड रिड्यूस इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट। तो देखिए ये AC में होता है कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस वगैरह, और कोरोना बेसिकली कोरोना फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ और बढ़ता जाता है, मतलब AC में बहुत ज़्यादा होता है
और डीसी में नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डिटरमाइन डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस RL that will result to maximum power delivered। देखिए यहाँ पे मुझे लोड रेजिस्टेंस ये वाला और फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डिलीवर्ड पावर, जो मैक्सिमम पावर थ्योरम से होता है। जो देखिए अगर मुझे इसका जो मैक्सिमम पावर होता है, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो RL होगा इन दोनों का इन दोनों के बराबर होगा। तो इन दोनों का सम करने के लिए देखिए मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, और अब ये 30 ओम और 150 ओम आ जाएंगे पैरेलल में। तो इसे मैंने सॉल्व किया। 150 3 पंजे 15 और प्लस 1 150/6, और इसका आंसर आ जाएगा 25 ओम। अगर आप इतना ही कर सकते हैं तो आपको आंसर फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 25 ओम सिर्फ एक ही में है, पर मैं इसे पूरा सॉल्व करूंगी। अब देखिए यहाँ पे ये RL ओपन हो गया। अभी तो सर्किट सिर्फ इतना है, और मुझे निकालनी है VTH मतलब यहाँ पे वोल्टेज। तो यहाँ पे नॉर्मल एक लूप है, तो मैं सीधे वोल्टेज वोल्टेज डिवाइड कर देती हूँ। अब वोल्टेज का डिवाइड का क्या होता है, जिसमें निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और अपॉन में टोटल। तो यहाँ पे आ गई VTH मेरी 150 वोल्ट। और अब मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम से मैक्सिमम पावर आ जाती है VTH² अपॉन 4 RTH। तो ये हो जाता है 150 इंटू 150 बटे 4 RTH, 4/25। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 225 वॉट। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।